Hello student, today we will discuss how to find hybridization of central atoms. In my last classes we have discussed theory of hybridations. Today we will discuss how to find hybridization of central atom and its applications. तो मैं इसके लिए आपको दो मेथड्स बताऊंगा. तो पहले मेथड 1 डिस्कशन करते हैं. मेथड 1 उसमें आप क्या करना है, मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ. सो नोट डाउन द फार्मूला. हाफ इंटू v प्लस m प्लस a माइनस e, एक फार्मूला है. अब बताऊँ एन बी एम ए और सी का सिग्निफिकेंस क्या है. तो ये एन लिख रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. तो एन इंडिकेटर कर रहा है कि सेंट्रल एटम का कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है. नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम. क्यों याद रखें, जब भी हम हाइब्रिडेशन में बात करते तो हम लोग सेंट्रल एटम का बात करते हैं. ठीक है, एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम. ठीक है, तो यहाँ जो मैं भी लिख रहा हूँ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, याद रखना, दिस इंडिकेट्स the number of valence electron present in the central atom. सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये इंडिकेट कर रहा भी. ठीक है, और यहाँ पे मैं एम लिख रहा हूँ. एम इंडिकेट करेगा द नंबर ऑफ monovalent atoms bonded to central atoms. कितने मोनोवैलेंट एटम सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है. वहां पे कोई डाइवैलेंट कोई ट्राइवैलेंस एटम को कंसीडर नहीं करने का. ठीक है, यू हैव टू कंसीडर ओनली नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. याद हुआ. अब यहाँ पे जो ए लिख रहा हूं ये इंडिकेट करेगा चार्ज present in एनानिक स्पेसिस. अगर ये कोवैलेंट स्पेसिस अगर एनान्स है तो वहां पे इसका चार्ज को एडिशन कर देने का. ठीक है ना. वहां पे सी इंडिकेट कर रहा है चार्ज प्रेजेंट इन स्पेसिस. अगर वो कैटायन है, अगर वो कोवैलेंट स्पेसिस कैटायन है, उसका जितना चार्ज हो वहां पे सब्ट्रैक्शन करना है. याद रखना. तो मैं एन बी एम ए और सी का सिग्निफिकेंस यहाँ बता दिए. आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो यहाँ पर एन, मान लो ये सब ऐड करने के बाद अगर 2 आपका आ रहा है. सपोज अगर एन यहाँ पे 2 आएगा तो आपका हाइब्रिडेशन वहां पर sp आएगा. याद रखना. अगर यहाँ पे 3 आएगा तो याद रखना हाइब्रिडेशन sp2 होगा. अगर यहाँ पे n4 आता है तो एक दो तरीका हो सकता है, sp3 हो सकता है और एक केस में dsp2 हो सकता है. बट मोस्टली sp3 होता है और dsp2 होगा जहां पर सेंट्रल एटम मोस्टली ट्रांजिशन मेटल होगा. अगर सेंट्रल एटम और ट्रांजिशन मेटल है तो वहां पे पॉसिबिलिटी dsp2 हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम केस में sp3 हाइब्रिडेशन. ठीक है, एन अगर 4 है. सिमिलरली तो एन अगर यहाँ पे मेरा 5 पे आ जाएगा, टोटल जोड़ने के बाद एन 5 पे आएगा तो आपका हाइब्रिडेशन लिख देना sp3d. ठीक है, अगर यहाँ पर आपका एन यहाँ पे अगर आपका 6 से आ रहा है तो हाइब्रिडेशन लिखना sp3d2 हाइब्रिडेशन. अगर एन यहाँ पे आपका 7 आ रहा है तो आपका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d3. याद रखना. ये सारे ऐड करने के बाद एन देख देना. n2 है तो sp, n3 है तो sp2, n4 है तो sp3, नहीं तो dsp2 होगा अगर सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल है. और मैक्सिमम केस में sp3. 5 होगा तो sp3,
6 sp3d2 एंड 7 होगा तो sp3d3। आइए एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं मीथेन। अब इसमें हाइब्रिडेशन डिटरमाइन करेंगे, और जब हाइब्रिडेशन का डिटरमिनेशन होगा तो हम सेंट्रल एटम का बात करेंगे, वहाँ कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, एन क्या होगा, सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 मोनोवैलेंट एटम है, तो पहले देखना सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, हाफ। फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है कार्बन पे, मोनोवैलेंट एटम कितना है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, यहाँ 4 लिखा। अब ये कोई कैटन एनान या न्यूट्रल स्पीशीज है तो ये सब 0 है। अब कितना आ गया, ये 4। अगर ये टोटल, अगर ये कुल मिलाने के बाद अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। और कार्बन मेटल नहीं तो sp3 हाइब्रिडेशन है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो हम कह सकते हैं, एप्लीकेशन कहेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगा, तो हाइब्रिडेशन पता होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बता देंगे। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लोन वन पेयर, उस सेंट्रल एटम अराउंड कैसा अरेंजमेंट है, कैसे ओरिएंटेड है, दैट इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। इसका मतलब कार्बन होगा, जो 4 हाइड्रोजन है वो टेट्राहेड्रल सेल पे रहेगा, और टेट्राहेड्रल है तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा 2 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आएगा 109 डिग्री 20 मिनट्स। मतलब अगर मुझे हाइब्रिडेशन पता हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में बता सकता हूँ, सेंट्रल एटम अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर टेट्राहेड्रल। लेट अस अनदर एग्जांपल। मान लो मैं एक एनायनिक स्पीशीज का बात करूंगा, NO3-। यहां पर हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो N कितना होगा, हाफ। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, ठीक है। तो वहां पर ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम है, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो मोनोवैलेंट एटम 0 लिख देना। अब देखना ये एनायनिक स्पीशीज है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करना, 1 जोड़ देना। अब कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 6, 3 आएगा। अगर ये 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या लिखूंगा, sp2। तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आएगा इसका ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल, ठीक है। अब हम बताएंगे और एक एग्जांपल, एक कैटायनिक स्पीशीज का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो एक स्पीशीज है ICl2 1+, वहां पे सेंट्रल एटम का हाइड्रोजन डिटरमाइन करेंगे। सेंट्रल एटम यहाँ पर आयोडीन है तो सबसे कम नंबर है, तो N कितना आएगा, हाफ। तो आयोडीन सेंट्रल एटम है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। जो सराउंडिंग एटम है 2 क्लोरीन है, मोनोवैलेंट एटम है, और 2 मोनोवैलेंट एटम है, मतलब मैंने 2 ऐड किया, M2 है। अब एक कैटायनिक स्पीशीज है, तो कैटायनिक स्पीशीज है उसका चार्ज 1 है, तो मैं कैटायनिक स्पीशीज होगा तो चार्ज सब्ट्रैक्शन करूंगा तो -1। अब ये टोटल मिलाएंगे तो कितना आएगा, 7 + 2 9, मतलब 8/2, दैट इज 4। अगर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp3, तो sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कोई पूछेगा तो होगा टेट्राहेड्रल, नहीं टेट्राहेड्रल। तो अब मेथड 1 अप्लाई करके हम लोग न्यूट्रल स्पीशीज, स्पीशीज या एनायनिक स्पीशीज का हाइब्रिडेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए मेथड 2।
मेथड एक्चुअली मेथड 2 में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या मुझे लुईस स्ट्रक्चर लिखना है। लुईस स्ट्रक्चर गिवन होगा, नहीं तो वी हैव टू राइट द लुईस स्ट्रक्चर्स। अब क्या करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम क्या, तो एन क्या होगा, एन मतलब वही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशंस, ये डिटरमाइन करेंगे। तो एन कितना आएगा, तो एन इज, देखना जो सेंट्रल एटम वो कितना सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, सेंट्रल एटम कितना सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। फिर सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर से, तो लोन पेयर काउंट करना है। प्लस अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड भी काउंट कर देना। तो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है इसको भी काउंट कर देना, इसका सम। अगर इसका सम 2 आएगा तो sp जैसे मैंने बता दिया था 3 आएगा तो 2, 4 आएगा तो sp3 और dsp2 होगा जब सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल होगा। 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। आइए एग्जाम्पल, मान लो कि एग्जाम्पल में दे रहा हूं वाटर, नहीं वाटर का हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन मतलब सेंट्रल एटम वहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा। तो क्या करते हैं, तो वाटर का स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, ये स्ट्रक्चर है वाटर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम, उसका वैलेंस 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। तो दैट इज द लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर। अब देखना उसमें स्ट्रक्चर लिखने के बाद देखना एन कितना होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, जितने सिंगल लाइन है वो सब सिंगल बॉन्ड है। अगर कोई डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा पाई याद रखना। अगर कहाँ पे 2 आटम पीछे ट्रिपल लाइन से, तो याद रखना 1 सिग्मा 2 पाई। और यहाँ पे सिंगल लाइन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, वो सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। अगर बॉन्ड वगैरह नहीं है तो कुल मिला के 4 है, तो 4 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल। Another example, एक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं XCOF4, इसका हाइब्रिडेशन डिटरमाइन करना है, XCOF4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं Xc, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा क्यों, मोनोवैलेंट है, नहीं ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो बॉन्ड बना दिया। दिस XCO4 का स्ट्रक्चर है। और याद रखना यहाँ पे जेनन के ऊपर अब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी पॉसिबल है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा है अगर सेंट्रल एटम में अगर d ऑर्बिटल है उसे 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो कोई ये भी द करंट स्ट्रक्चर ऑफ XCO4 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा रह सकता है अगर सेंट्रल एटम, याद रखना, बिलोंग्स टू 3rd रो और ऑनवर्ड्स। अगर सेंट्रल एटम 3rd रो है और उसके आगे 4th रो है और को है, तो उसमें भी 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह भी सकता है। ठीक है, अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट होगा तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 से ज़्यादा कभी कम रह सकता है, 8 से ज़्यादा कभी नहीं रहेगा। तो सेंट्रल एटम अगर, याद रखना, अगर सेकेंड पीरियड है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 भी कम भी रह सकता है, बट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं लेस देन इक्वल टू 8 रह सकता है, नहीं तो 8 से कम भी रह सकता है अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड। अगर 3rd पीरियड है या ऑनवर्ड है उसे 8 से ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, अब मुझे काम करना है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, एन क्या होगा,
कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये कि सिग्मा बॉन्ड है, जितने सिंगल बॉन्ड है सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। देखना यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, तो मुझे पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने का, ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करना। अच्छा देखिए यहाँ पर, अच्छा कोई लोन पेयर रहेगा नहीं रहेगा, देखना अब जेनन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, देखना यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करने दिया, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के दिया, मतलब दिया कितना 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने दे दिया। बट जेनन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना 8 है और 6 दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है। तो एन कितना आएगा, तो ये कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर है, अब टोटल कितना हो गया 6, तो टोटल 6 होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d2 हाइब्रिडेशन। इसका मतलब एक्सी ऊपर का हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आएगा क्या ऑक्टाहेड्रल, नहीं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ओजोन, उसका हाइब्रिडेशन डिटरमाइन करना। ओजोन का स्ट्रक्चर ले दूंगा, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, 2 बॉन्ड बना दिया, अब ये ऑक्टेट हो गया नहीं। अच्छा इसमें इसको ऑक्टेट करना है, इस केस में हम क्या करेंगे, अब इसको ऑक्टेट कर, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था 6 इलेक्ट्रॉन था, ऑलरेडी ये एटम भी ऑक्टेट हो गया। अब इसको ऑक्टेट करने के लिए हम स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये सेंट्रल एटम क्या किया, लोन पेयर डोनेट किया, तो क्या करेगा, इसको ये भी शेयर करेगा ये भी शेयर करेगा, बट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन एटम। अब क्या हो गया ना, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, दोनों इसको शेयर कर, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। सो दैट क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्टेट हो गया, ये लो स्ट्रक्चर ऑफ O3। अब देखना उसमें कितना, अब देखेंगे सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा देख लेते हैं, एन कितना आएगा। अब देखिए सेंट्रल एटम डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ये कि सिग्मा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड एक है। और याद रखना अगर सेकेंड पीरियड है, अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, दैट इज कंसीडर आज क्या सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड तरह कंसीडर करना, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है जहाँ पे कोवैलेंट बन रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा है ऐसा कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है। अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है उसको सिग्मा बॉन्ड तरह मान लेना। अगर सेंट्रल पीरियड थर्ड पीरियड एलिमेंट से, याद रखना अगर वहाँ पे कोई कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है उस केस में क्या करना, वो कोवैलेंट बॉन्ड हटा के यू कैन यूज डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये वीबीटी थ्योरी हिसाब से। अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, वीबीटी कर रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, उस केस में एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। अब इसका एन कितना आएगा ओजोन का, तो हो गया मतलब ये कि सिग्मा बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड तरह मान लेना, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें है क्या एक लोन पेयर बच गया 2 + 1, तो कितना हो गया 3 होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2। इसका मतलब ओजोन का जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, तो मेथड 2 यूज करके आप कैसे हाइब्रिडेशन डिटरमाइन करेंगे। बट एक्चुअली क्या है ना, मेथड 1 और मेथड 2 में कुछ डिफरेंस है। अगर मेथड 1 हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक ही सेंट्रल एटम है, मेथड 1 हम अप्लाई करेंगे जब सेंट्रल एटम एक है। अगर सेंट्रल एटम अगर बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा है, 2 3 है, तो उस केस में आप मेथड 1 को अप्लाई नहीं कर सकते, उस केस में मेथड 2 अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा, या नहीं तो आपको स्ट्रक्चर लिखना है, फिर मैंने सिग्मा और कितना लोन पेयर है ये काउंट कर देने का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल गिवन है CH3 CH11CH CH2 CH, ठीक है, ये मॉलिक्यूल गिवन है। अब मुझे डिटरमाइन करना उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। बट ये देखिए एक मॉलिक्यूल है, उसे मोर देन 1 सेंट्रल एटम है। देखिए ये कार्बन भी एक सेंट्रल एटम है, दिस कार्बन ऑल्सो सेंट्रल एटम, ये भी एक सेंट्रल एटम है, दिस कार्बन ऑल्सो सेंट्रल एटम, वो सारे सेंटर पे। तो वहाँ पे सेंट्रल एटम कितना हो गया 4 सेंट्रल एटम। अब मेथड 1 अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं। अब मैं क्या करूँ, स्ट्रक्चर गिवन है, नहीं तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा,
हाइब्रिडेशन। अब देखिए कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ बना है, मतलब टोटल मिला के कितना हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3, N4 आएगा तो sp3। ये जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ के सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, और कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो देखना ये हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर नहीं है, तो N होगा 3 मतलब sp2। सिमिलरली ये भी होगा sp2। सिमिलरली यहाँ पे देखना है कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ के सिग्मा बॉन्ड, यहाँ के सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, सिग्मा काउंट करना, हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये भी कुल कितना है मिला N कितना आएगा 3 आएगा, तो sp2। तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितना है 4 कार्बन आटम है, इसमें एक sp3 है और बाकी जो तीनों है क्या sp2 हाइब्रिडेशन है। तो ये है मेथड 2, आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड 2 अप्लाई करके आप मोर देन 1 सेंट्रल आटम है तो हाइब्रिडेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको काम करना सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स।